Welcome to our YouTube channel Education and Khalid. Dear viewers and learners, अस्सलाम वालेकुम. Hope you are fine. आज का जो टॉपिक है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के मुताबिक. जो सिलेबस जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस है, इनका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इज फंडामेंटल राइट्स. जो इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स. जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स कौन से जो मिनिमम राइट्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. जो ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये गारंटी देता है कुछ राइट्स के, कुछ बेसिक राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, नोन एज द फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर जस्टिफिएबल. सो जो ये फंडामेंटल राइट्स है, ये एक फंडामेंटल राइट्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ एसेंशियल लिबर्टीज एंड एंटेलमेंट्स जो गारंटी देता है टू एवरी सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री. जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, यहाँ तो बात करते हैं हम इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये बिकॉज व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड. इनको गारंटी देता है, प्रोटेक्ट करता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो दीज आर द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. जो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, these rights are considered fundamental. These are considered fundamental because they are essential. ये क्यों fundamental है? They are essential for the all round development of a person. All round development means इसमें physical भी है, cognitive भी है, इमोशनल भी है, सोशल भी है. इसलिए इसको कहते हैं डिग्निटी ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसमें डिग्निटी भी आता है एंड वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल. सो it is because of their merit significance that they have been described as the Magna Carta of India. इनको कहते हैं Magna Carta of India. So जो ये वर्ड है Magna Carta of India, ये किसने पहले इस्तेमाल किया? Who has used? ये एक किंग ऑफ जॉन ऑफ इंग्लैंड, इसी ने ये चार्टर ऑफ राइट्स दिया टू इट्स सिटीजन्स इन द ईयर 1215 AD में. So this was the first written document related to fundamental rights of citizens and is called the Magna Carta. So fundamental rights are also called conscience of the constitution. So conscience of the constitution क्यों? क्योंकि they are very important for citizens and they ensure a decent livelihood for all citizens. So जो एक फंडामेंटल राइट्स है ये रेफर्ड एज कॉन्सेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये किस पार्ट में आता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का आईन है किस पार्ट में आता है? क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 12 पार्ट्स है. ये डील करता है एनश्राइन्ड किस पार्ट में है? ये थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं. जो आर्टिकल इसमें आते हैं, किससे आर्टिकल जो रिलेट है फंडामेंटल राइट से, वो 12 से 35 तक जो आर्टिकल्स है वो किस में आते हैं? वो आते हैं फंडामेंटल राइट्स. जो अंडर आर्टिकल्स 12 to 35 आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड. ये किस पार्ट में आता है? ये थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल. इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है? 12 से लेकर 35 तक. सो जो ये फंडामेंटल राइट है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया? ये कॉन्स्टिट्यूशन बारोड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन. जो वहां पर इसको कहते हैं बिल ऑफ राइट्स. बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं इसको. इसीलिए ये क्या है? ये बिल ऑफ राइट्स जो किस कॉन्स्टिट्यूशन से, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाया गया डिफरेंट, बारो फ्रॉम द डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. सो जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये बारो हुआ है फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं बिल ऑफ राइट्स. सो जो ये फंडामेंटल राइट्स है इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया या कॉन्सेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट है किनके लिए? जितने भी शहरी है, जितने भी सिटीजन्स है इंडिया में, और एंश्योर ए डिसेंट लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स. सो इसके बाद जो डॉक्टर अम्बेडकर है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, it is the most criticized part of the constitution. The fundamental rights are justifiable in nature. हाँ, अगर इनको वायलेट होते हैं, जो फंडामेंटल राइट, किसी का फंडामेंटल वायलेट होता है वो तो कहाँ मूव कर सकता है? वो अपील कर सकता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, टू रेस्टोर दीज
फंडामेंटल राइट्स, इसलिए इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल इन नेचर। इनका जो फीचर है वो क्या है, जस्टिफिएबल इन नेचर। सो ऑरिजिनली अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हिंदुस्तान में, फंडामेंटल राइट्स देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। वो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना इस वक्त फंडामेंटल राइट्स गारंटी देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन्स हाउ टू लिव डिग्निटी एंड वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स, या टू ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ राइट्स, बेसिक राइट्स दिए, मिनिमम राइट्स दिए अपने शहरियों को। इनको कहते हैं फंडामेंटल राइट। पहले हम देखते हैं कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है। पहले थे 7 फंडामेंटल राइट्स, इसके बाद इनको एक निकाला गया। अब प्रेजेंट में कितने हैं, ओनली 6 फंडामेंटल राइट। पहले हम देखिए कौन कौन है। राइट टू इक्वालिटी, इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है, 14 से 18 आर्टिकल तक है इसमें राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम 9 आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल्स 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30। right to constitutional remedies 32 article। right to property 31 article। however after the 44th amendment act, जो एक्ट हुआ 44th amendment act of 1978, so जो ये राइट टू प्रॉपर्टी था, जो फंडामेंटल राइट था पहले, वो निकाला गया किससे, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो पहले ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना इस वक्त 7 थे, मगर एक अमेंडमेंट हुआ, एक्ट हुआ, कौन से अमेंडमेंट नंबर 44th अमेंडमेंट, कब हुआ 1978 में। इससे ये राइट टू प्रॉपर्टी निकाला गया फ्रॉम फंडामेंटल राइट। सो जो ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या रहा, ये एक लीगल राइट रहा अंडर आर्टिकल 300A में। जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो किस में आ गया, ये आ गया लीगल राइट, मगर किस आर्टिकल में, अंडर 300A आर्टिकल में। मगर किस पार्ट से डील करता है, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एट प्रेजेंट अगर देखें कितने फंडामेंटल राइट्स है, देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि पहले थे 7 फंडामेंटल राइट्स, अब कितने रह गए, अब रह गए ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स, जो गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर शहरी को, टू ऑल सिटीजन्स गारंटी देता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज नोन एज फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स या बुनियादी हुकूक। क्या है, एक आम इंसान को, एक शहरी को जो हिंदुस्तान में रिजाइड करता है, इसके लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है। पहला राइट जो है वो है राइट टू इक्वालिटी। पहला राइट जो है राइट टू इक्वालिटी, इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 14 to 18 आता है इसमें। पहले हम देखें आर्टिकल 14 किससे डील करता है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये किसमें पढ़ता है, राइट टू इक्वालिटी में पढ़ता है। द स्टेट द कंट्री शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज बोरोड। जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहां से लिया गया, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सो द स्टेट शैल नॉट डिनाई, ये मानफी नहीं कर सकता है किसी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और ऑल इक्वल इन द आईज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये डील करता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है, ये किससे डील करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रेन करता है, फॉरबिड करता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट, जो द कंट्री है, शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी सिटीजन को अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किस किस ग्राउंड पर, रिलीजन पर, रेस पर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस नस्ल से, किस कास्ट से, सेक्स चाहे मेल है या फीमेल है, या प्लेस है बर्थ, या ये अर्बन में बॉर्न हुआ या रूरल एरिया में बॉर्न हुआ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये कौन गारंटी देता है सिटीजन ऑफ इंडिया को, आर्टिकल 15। ये भी पूछा जाता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इससे कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 15 ऑन व्हाट ग्राउंड्स, कितने ग्राउंड्स पर है, 1 2 3 4 और 5 ग्राउंड्स पर नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन। ये है राइट टू इक्वालिटी, इक्वल, हम मसावी है,
सारे बराबर है इस आर्टिकल 15। इसके बाद आता है आर्टिकल 16 जो डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो नो सिटीजन शैल डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इतने भी मैटर्स है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में है, ये इसको इक्वालिटी है, बराबरी है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ ग्राउंड पर, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। आर्टिकल 70 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो आर्टिकल 70 डील्स विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये भी पूछा जाता है आर्टिकल 70 डील्स विद, किससे डील करते हैं? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एबॉलिशन, ये खत्म हुआ अनटचेबिलिटी, छूत छात वाली, एंड इट इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। किससे गारंटी देता है? आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद आता है आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल। जो बाहर से टाइटल मिले थे वो तो नहीं, अब एबॉलिशन को खत्म किया गया, एक्सेप्ट मगर मिलिट्री एंड एकेडमिक, जो भारत में जो हिंदुस्तान के अपने है मिलिट्री टाइटल्स है या एकेडमिक टाइटल है, जैसे भारत रत्न है, पद्म भूषण है, वीर चक्र है, वो इसमें नहीं आता है। जो अदर कंट्री से मिलता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। इसके बाद आता है जो सेकंड फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम है, इसको आजादी है, इसको किस कौन कौन सा आर्टिकल इसमें आता है? आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 दिस आर्टिकल गारंटीज, ये गारंटी देता है टू द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। इसमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स आता है कि इसमें राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में कौन कौन से फ्रीडम आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो जो फिफ्थ फ्रीडम है वो है फ्रीडम टू रिजाइड और सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ लैंड। जो ये सिटीजन है वो किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी जगह रह सकता है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, उसकी भी आजादी है, वो प्रैक्टिस करेगा कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसके बाद आता है आर्टिकल 20, ये किससे डील करता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 जो इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डेप्रिव्ड ऑफ हिज हर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। इसमें एक इंसर्शन हुआ आर्टिकल 21A जो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 में ही आता है, मगर इंसर्ट हुआ आर्टिकल 21A जो डील करता है राइट टू एजुकेशन। सो द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन from in the age group of 6 to 14 years, 6 to 14 years, free and to provide, the state shall provide, the country shall provide free and compulsory education for all children in the age of 6 to 14 years, जो डील करता है आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन से। इसके बाद आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये भी अगर अरेस्ट हुआ, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसके बाद है फंडामेंटल राइट नंबर 3, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर जो शहरी है, जो सिटीजन है, अगर इसके खिलाफ एक्सप्लॉयट हुआ, ये कौन सा आर्टिकल इसको डिफेंड करता है? आर्टिकल 23 टू 24। जो ये आर्टिकल 23 है, ये क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, जो ट्रैफिकिंग होता है ह्यूमन बीइंग्स की, एंड फोर्स्ड लेबर से बेगारी, फोर्स्ड लेबर। इसमें आता है आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग्स का कारोबार है, एंड फोर्स्ड लेबर का। आर्टिकल 24 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट of children in factories etc. The constitution prohibits employing children below the age of 14 years in any factory, mine or in any other hazardous profession. So कौन से जो below 14 years एज है उनको कौन बचाता है? किससे? जो इनके हुकूक है वो
हुकूक इनको वायलेट होते हैं, इनको कौन बचाता है? आर्टिकल 24, तो वही है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इनके साथ एक्सप्लॉयट होते हैं ये सिटीजन, इसको आता है आर्टिकल 23, 24। मगर तो आर्टिकल 24 कौन किन से डील करता है? चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, जो चिल्ड्रन है वो काम करता है, चाहे वो फैक्ट्री में काम करे, माइन में काम करे या किसी ढाबा पर काम करे, जो इसके लिए जानलेवा है, इसके जानलेवा है, ये भी गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 24। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 ऑफर्स फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन को। इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, कोई भी कॉन्सेंस कर सकते हैं, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस या प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। So of Article 27, freedom for taxation for promotion of religion. So no person shall be compelled to pay any tax for religious purposes. इसके बाद आता है आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो एजुकेशन प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। इसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें कौन कौन सा आता है? 29 to 30 तक। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटी, इंडिया में कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हम इनके प्रोटेक्शन जो इनके इंटरेस्ट्स है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 29। तो इनका जो कल्चर है, इनका जो एजुकेशन है, इनकी जो लैंग्वेज है वो कैसे प्रिजर्व करता है। माइनॉरिटी हैज राइट टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, वो किस में आता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29। इसके बाद आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो ये माइनॉरिटीज है ये कायम कर सकते, सेटअप कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रन कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30। आज का जो ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर योर सिलेबस इज फंडामेंटल राइट। जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी देता है कुछ बेसिक राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो जो ये इंडियन फंडामेंटल राइट्स है ये किस पार्ट में आता है? ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आता है? जो आर्टिकल डील करता है 12 से 35 तक वो आता है फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिफिएबल है, ये कंसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आप इस चैनल पर जुड़े रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस यू।